क्या आपका एग्जाम अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024 या फिर इनके ऑन डिमांड में है और आपके पास समय बहुत ही कम बचा है? आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायो है और यही टेंशन आपको दिन रात सताए रहती है। तो अब टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ के जरिए नोट्स, वर्कशीट, एक्सरसाइज, साथ में वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको फेल नहीं होने देते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और 90 प्लस लाते हैं तो आपको कैश प्राइज भी मिलता है। रेगुलर टेस्ट सीरीज, यानी कि टेंशन नहीं लेने का, ओनली क्लास ज्वाइन करने का और 90% लाने का। आपका चैप्टर 15 है और चैप्टर 15 में जो है बेसिकली हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में। सो इलेक्ट्रिक चार्जेज होता क्या है, ठीक है। बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर। चार्ज का मतलब, अब बिल्कुल चार्ज को वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लिया जा सकता है जिसका अपना एक कूलॉम यूनिट होता है। और चार्ज जो है दो तरीके का होता है, ठीक है ना। दो तरीके का चार्जेज हमारे पास होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्या पूछना है आपको? सर मेरे को पूछना है कि आप ये चैप्टर ही स्टार्ट करवा रहे हो या फिर आप बेसिक ही करवा रहे हो अभी भी? बेसिक कब का हो गया? बेसिक नहीं, चैप्टर स्टार्ट है। ओके सर। तो इसमें क्या है कि फटाफट देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दो तरह के चार्जेज है हमारे पास में। और इसमें आप सभी जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेज होगा तो एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेगा, और अगर ये अनलाइक चार्जेज होगा, है ना, अनलाइक चार्जेज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे को ना। अपोजिट चार्जेज जो होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन की बात करते हैं। देखिए, कंडक्शन का मतलब होता है जब कोई दो चार्ज बॉडीज आपस में टच होता है, बट कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि भाई जो चार्ज को कैरी कर सके, डेट इज नोन एज कंडक्टर, चालक बोलते हैं हिंदी में। तो टच करेगा तो लेट बी सपोज जो है एक कोरोना का मरीज है यहाँ पर और एक स्वस्थ आदमी है, दोनों टच में आ गया तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर भी वो वायरस आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज है पर टच में है तो इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस आ जाएंगे। दिस इज द कंडक्शन। इंडक्शन की बात करते हैं। सो इंडक्शन क्या होता है? अगर आप इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में क्या है कि देखिए ये वाला है चार्ज्ड और ये है अनचार्ज। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा बिना टच किए, टच नहीं कर रहा है, बिना टच किए इसको वो चार्ज कर दे रहा है। इसके बीच में इतना दूरी है, गैपिंग है, टच तो नहीं कर रहा है, बट विदाउट टचिंग ये चार्ज वाला, इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया। और ये देखिए एरो दिया, ये वाला ऐसा बन गया। ये अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थिंग का बड़ा काम होता है। अर्थिंग जो आप करते हो वो धरती के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेज होते हैं, तो वहां से लेना आसान हो जाता है। तो 3+ इसलिए होता है आपका आयरन वगैरह में, ताकि अगर आपको झटका लगता है तो इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी से लेने से ज्यादा वो अर्थ से लेगा, ग्राउंड से लेगा, तो आपको झटका देकर छोड़ देगा। तो बेसिकली याद रखिए, कंडक्शन हो गया जो टच करने का है, इंडक्शन हो गया बिना टच का है और दूसरे वाले को चार्ज करता है। चार्जर जो होते हैं वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब, कंजर्वेशन मतलब संरक्षित, संरक्षण। आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए जैसे मान के चलिए दो चार्जेज हैं, एक पे चार्ज है 10 कूलम, दूसरे पर है 5 कूलम। तो अगर इसमें से 2 कूलम उसमें चला गया, वो हो गया 7 कूलम और ये हो गया 8 कूलम, तो अभी भी तो 15 ही है, 7 और 8, पहले भी 10 और 5 15 ही था। सो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज में जैसे आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल दीन दुनिया से अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये मैंने घेरा लगा दिया, इसके अंदर जो करना है करो, बाहर से कोई मतलब नहीं है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये होता है कंजर्व। तो कंडीशन क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, मतलब बाहरी से अगर आप चार्ज का लेन देन कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर जो करना अंदर ही कीजिए।
तो ग्लास और सील का दो एग्जाम्पल दिया है। ग्लास का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव चार्ज देने का होता है, और सील का जो नेचर होता है निगेटिव चार्ज देने का होता है। ये हमारा एक सिस्टम है, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि आप अपने ना किसी भी पेन या किसी भी प्लास्टिक की चीज को अपने बालों पर रब कीजिए, रगड़िए, उसके बाद छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उसको आप नजदीक ले जाइए तो वो उसको खींच लेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये अपोजिट चार्जेज की वजह से है जो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है आपस में। बट अगर अपोजिट चार्जेज को मिला दिया जाए तो जीरो हो जाएगा, ये एक सिस्टम बन जाएगा। खैर नहीं भाई, ये तो आप नॉर्मल सा बात है भाई कि हाँ ठीक है, ये प्लस जितना है माइनस जितना है मिलेगा तो जीरो हो जाएगा। तो हमने तो अभी छोटी मोटी चीजें पढ़ी है, चार्ज के बारे में जाना, कंडक्शन जाना, इंडक्शन जाना, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में जाना है। एक छोटा सा वर्ड है क्वांटाइजेशन। सो क्वांटम फिजिक्स इसके ऊपर चलता है। सो क्वांटाइज का मीनिंग होता क्या है? अगर आप बेसिकली बोलते हैं कि क्वांटाइज्ड कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? किसी भी चीज के इतना छोटा कर देना जिससे वो अस्तित्व में रहे। जैसे कि रुपया, तो अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो हमने जो क्वांटाइज कर दिया, छोटा 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 और छोटे 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 कर दिया, जो स्मॉलेस्ट है वो 1 रुपया है। अब होता तो 50 पैसा भी है, पहले 20 पैसा भी चलता था, 25 पैसा भी चलता था, है 1 पैसा भी कंसीडर होगा लेन देन में। बट हाँ, टोटल मतलब किसी एक में पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे ये है कि क्वांटाइज का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को क्वांटाइज करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कंजर्वेशन को लेकर, कि जैसे केमिस्ट्री में भी आता है कि अगर हम 100 ग्राम पानी लेंगे और 50 ग्राम चीनी लेंगे तो उसको घोलेंगे तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन तैयार होगा 150 ग्राम का। तो घोलने से पहले भी 150 ग्राम, घोलने के बाद भी 150 ग्राम, तो संरक्षित है ना, जितना उतना ही है। इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं। तो क्वांटाइज में बता रहा था, क्वांटाइज का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा रूप में उसको डिवाइड कर देना, मतलब उसमें स्प्लिट करना। जैसे कि हमारे शरीर में सेल्स, कोशिकाओं से शरीर हमारा बना होता है। सेल्स जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उससे छोटा है, लेकिन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझिए आप। वैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपया है, 1 रुपया से नीचे भी काउंट होगा, बट वो अकेले अस्तित्व में नहीं है। अगर आप एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वो 1 रुपया से स्टार्ट है। सो इसका क्वांटाइज हमने किया 1 रुपये में, हो सकता है आने वाले टाइम में 2 रुपये से हो। तो ये एक क्वांटाइजेशन वाली चलता था। चार्ज में भी, चार्ज तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत 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 चार्ज हो सकता है, बट उन सारे चार्जोज में सबसे छोटा कौन है जो अकेले अस्तित्व में है? वो है इलेक्ट्रॉन, ई रखा गया है। इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई की ये जो वैल्यू है, इससे नीचे आप जाएंगे तो वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर उससे नीचे जाएंगे तो। समझिएगा ध्यान से। और उससे ऊपर जाएंगे तो उसके मल्टीपल में रहेगा। 100 रुपया है तो 100 गुना 1 रुपीज। तो आप कहीं ना कहीं ये जो नंबर से एन, मान ले एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, छोटा स्मॉल अमाउंट से तो कर रहे हो मल्टीप्लाई। तो वैसे ही यहाँ पर एक छोटा पार्ट चार्ज का है ई। किसी भी जगह क्वांटाइज किया जा सकता है, किसी भी चीज को आप इतना छोटा रखो, सबसे स्मॉलेस्ट जो हो, बस वो अस्तित्व में सबसे छोटा होना चाहिए, और वो अस्तित्व यानी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या मतलब बनता है? कोई मीनिंग ही नहीं जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया यहाँ पर, ये इंटीजर हो गया यहाँ पे। खैर एनीवे, ये तो छोटी चीजें की बात, ठीक है, जब से छोटा है वही अस्तित्व में रहेगा, होने को तो बहुत छोटा हो सकता है, और वो अस्तित्व में इतना ही है। बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हैं। अब एटम की बात आती है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? सारे के सारे एटम तो नेगेटिव नहीं मिलेंगे आपको, सारे के सारे एटम तो पॉजिटिव नहीं मिलेंगे आपको, तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रल ही रहेगा। आदमियों में भी क्या है कि हमेशा थोड़ी ना कोई गुस्से में रहता है, या हमेशा थोड़ी हमेशा कोई खुश रहता है, शांत रहता है, ठीक है, लाइफ चल नॉर्मल है। अब किसी को कोई परेशानी हो गया, तकलीफ हो गया, तो भाई वो कष्ट में है तो वो नेगेटिव रहेगा, वो है नहीं, नेगेटिव है वो। या हो सकता है कि आपका पड़ोसी नेगेटिव रहे, आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर उसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, ये कैसे हो गया, कैसे इतना बढ़िया हो गया, है नहीं। तो कई जगह से नेगेटिव हो सकता है। और पॉजिटिव का मतलब हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो, बढ़िया से एकदम से अच्छा सब कुछ हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव है। बट न्यूट्रल ही रहेगा हमेशा। हर आदमी हर जगह पॉजिटिव नहीं हो सकता, हर जगह नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो न्यूट्रल होता है।
तो एटम में भी ये है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और वो हो गया न्यूट्रल, बात खत्म। एक वैज्ञानिक का नाम है कूलॉम्ब, साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट लोग बड़े चतुर होते थे, अपने नाम के आधार पर ही ना अपने लॉ, जैसे कूलॉम्ब्स लॉ, अगर कोई मोहन नाम होगा मोहन्स लॉ, विनोद का विनोद्स लॉ, तो भाई इनको लगता था कि भाई हमारा जो लॉ है ना वो अलग से एक जीके की तरह ना याद हो जाए कि ये किसने दिया है, तो इसलिए चलो अपने नाम पर डाल दिया, तो कूलॉम्ब्स लॉ। और कूलॉम्ब का लॉ बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कहा देखिए, दो चार्ज यदि आप लेते हैं, है ना, कोई भी दो चार्ज लेते हैं यहाँ पर, और उन दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, और ये मानते हैं एक पर Q1 है एक पर Q2 है। मीडियम में एयर ये भी ले लेते हैं, हवा बीच में, ऐसे तो मीडियम में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, जो मीडियम में ले लो, है ना, वो आपकी मर्जी। देखते हैं लड़ाई होती है तो हवा में लड़ लो, जमीन के अंदर लड़ लो, पानी के अंदर लड़ लो, तो अपना हिसाब किताब है, मीडियम तो कुछ भी ले लो। तो खैर नॉर्मली लेके चले यहाँ पर कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अगर अपोजिट चार्जेज होंगे तो, और भाई एक जैसा हो गया तो दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों में से एक ही काम होगा, तो मान लेते हैं यार कुछ भी हो, F है ये जो F की वैल्यू है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि इसका जो अमाउंट Q1 लिया गया, इसका जो अमाउंट Q2 लिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है। यानी Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ा देंगे ना तो ऑटोमेटिक बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। मान के चलिए 10 कूलॉम और 5 कूलॉम के बीच में लग रहा था, अब आपने 10 को 15 कर दिया और 5 को 8 कर दिया, तो अब बढ़ जाएगा ना, और बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं आप लोग में किसी को ध्यान होगा, वो आपका टीएमए का चैप्टर है, लेकिन 9th-10th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी सेम कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है, कॉपी पेस्ट पे जाता है। दूसरा बोला कि देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना R, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस R है, वो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे जो है फोर्स की वैल्यू घट जाएगा। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए R² नीचे आ गया। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू घट जाएगी और डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये लगता है कि कूलॉम को कहाँ से बुद्धि आएगी, तो ग्रेविटेशन से छाप दिया, लगता है कॉपी पेस्ट मार दिया है क्या चार्ज को लेकर। एक तो चार्ज को हम देख नहीं सकते हैं, कैसे आप देखेंगे, ये अस्तित्व में है, फिजिकल है, जितना दुनिया में आपको दीवार दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, आपका बेड है, आपका शरीर है, कॉपी है, पेन है, मोबाइल है, सबके अंदर आइटम है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना है, हर किसी के अंदर चार्ज है। बट क्या है कि इतना ये छोटे लेवल पर है कि हम कभी इस पर सोचते नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम पे कितना चैलेंजिंग रहा होगा, और इतने लॉ देना, इतनी सारी चीजें करना, डिफाइन करना, मतलब कितना, मतलब एक अपने आप में ही वो चीज है जिसको हम देख नहीं रहे हैं, उससे कल्पना की दृष्टि पे काम कर रहे हैं, या उस पर काम भी कर रहे हैं एविडेंस के लिए, तो कितना उस पर लैब में काम करना होता होगा। ये दो चीज याद रखिएगा यहाँ पर, यही दो मैंने, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा प्यारा सा इक्वेशन बन जाएगा। और ये इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया Q1 Q2, नीचे R²। अब ये देखिए इससे काम तो चलने वाला है नहीं, हमें चाहिए इज इक्वल टू, तो लंगड़े को सीधा करना पड़ेगा। पूरे साइंस में कहीं भी इस लंगड़े को सीधा करने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, हर फॉर्मूला का एक नियम है। न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा तो वहां भी कांस्टेंट लिया था के, यहाँ भी के लेंगे, वो अलग बात है, वहां के की वैल्यू 1 ले लिया था, आराम से के ले लो तो पूरा फॉर्मूला बनेगा आपका F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। सिंपल सा, के हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाँ जी सर, न्यूटन्स की डेरिवेशन आती है एग्जाम में? F इज इक्वल टू ma वाले का आता है, सेकंड लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका स्टार्ट हो गया, बाकी आप के का यूनिट निकाल लीजिए, निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए के ये वाला तो इससे तिरछा मल्टीप्लाई होगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो अब इसको सेट करेंगे, इस वाले को देखें, F हो गया न्यूटन, R मीटर स्क्वायर, कूलॉम और कूलॉम स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और के की वैल्यू पता कितनी होती है, 9 × 10⁹। कई बार यूज करना पड़ता है, इसकी वैल्यू याद रखना, इस के की वैल्यू है
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट सावधान, ये हम एयर के लिए ले रहे हैं, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू बदल जाएगी, ये So ध्यान can you रखना। please explain the other formula again, the one that you said that K equals to F R square upon Q1 upon Q2? Yeah. के जस्ट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसमें ये है कि इस जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये मीडियम वेरी करने की वजह से इसमें चेंजेज आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें ही 90% स्टूडेंट फंसते हैं। ये इजी है, ये 100% विद्यार्थी सोल्व कर देता है, क्योंकि इससे सीधे से सोल्व खाली पुट करना आ जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम तब होता है जब वो मीडियम को चेंज कर देता है, और मीडियम को चेंज कर देता है तो उस कंडीशन में फिर जो है हमें इसकी हेल्प से नए के की वैल्यू जाननी होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि फिर वो जब तक मीडियम बदल जाएगा सब बदल जाएगा ना। अब स्पीड ऑफ लाइट को देख लो, पानी के अंदर कुछ और होता है, ग्लास के अंदर कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है। आपको एक गाड़ी चलाना हो, खाली सड़क में आप आराम से निकाल दोगे, मार्केट लगा होगा धीरे धीरे निकालोगे, नॉर्मल होगा तो आराम से तो एवरेज जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो मीडियम की पर डिपेंड करता है, मीडियम इस पर रिस्पॉन्सिबल है। और शायद यहाँ मैंने दिखाया भी, हाँ यहाँ दिखाया मैंने आपको। के का एक जो एक्चुअली में वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ई को एप्सिलॉन बोलते हैं। देखिए लिखा भी मैंने एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आई कैसे, तो देखिए 4 की वैल्यू तो 4 हो गया, पाई हो गया 22/7 या 3.14, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, और इस वैल्यू की वजह से पुट करके ये आंसर इसमें आता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो एप्सिलॉन है यहाँ पे ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू पुट करने पे आपको ये मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एक बार मेरे 12th बोर्ड में ये पूछा था कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस था, तो उसमें ये जो था इसमें ये आगे वाला सब में था, यहाँ कंफ्यूज कर रखा था, किसी में 10⁻−10 था, किसी में -9 था, किसी में -8 था। ठीक है, तो ऐसे पूछा था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताते हैं कि कैसे मीडियम चेंज होने पर चीजें हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सर k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ सर? वो रट लो, कैसे हुआ मत पूछो वो सिस्टम में ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे जब मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पर कैसे जाएगा, ये देखिए जब आप दो मीडियम की बात करते हैं ना, दो मीडियम की बात करते हैं तो उसका रेशियो हम लोग लेते हैं। जैसे कि अब ऊपर वाला लेते हैं मीडियम का, जो भी मीडियम आप लेंगे, और नीचे एयर का ही रहेगा, वैक्यूम का, नीचे वैक्यूम का रहेगा। तो ये तो आपको मालूम ही है कि 9 इंटू 10⁹9 होता है, ये तो आप जानते ही हैं इसका वैक्यूम का। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ER, रिलेटिव परमिटिविटी। तो कैसे इसको हम निकालते हैं, देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मीडियम वाला रिक्वायरमेंट है, हमारा रिक्वायरमेंट मीडियम का रहेगा। कैसे, जब आप F को निकालेंगे, इसको K को निकालेंगे, तो K का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अभी तो एप्सिलॉन नॉट लगा देता हूं, ये तो एयर वाला या वैक्यूम वाला केस है। मीडियम जब चेंज हो जाएगा तो यही K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, कैसे फाइंड आउट करें, तो इसकी वैल्यू यहां से निकलेगा ना। अगर ये निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ER की वैल्यू,
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नए मीडियम का मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप के निकाल लीजिए और के आ जाएगा तो यहाँ पुट करके एफ निकाल दीजिए। तो ये किस केस में करेंगे? जब मीडियम चेंज होगा तब करेंगे, याद रखिएगा। कुछ नहीं होगा तो नॉर्मल यही यूज होगा। सर समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। मैं ये कर रहा हूं, मीडियम जब चेंज होगा आपका तो मीडियम चेंज होने की वजह से के की वैल्यू बदल जाएगी और के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 4 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी देखिए पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन ये तो वेरी करेगा, ये तो चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ये बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा, तो आप इस पे फोकस करो। और इसका निकालने का तरीका ये फॉर्मूला है बस। ये जो नॉट वाला है ये तो एयर का है और ये ई आर दिया रहेगा आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सवाल करेंगे तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि चेंज हो जाता है। कूलॉम्स लॉ को और भी हम बोल सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि इसमें ऐसा So है by this you mean कि the vacuum is not going to change and only the medium is going to change, and we have to change the formula according to the medium that we use. फॉर्मूला जो है वही रहेगा, बट उसमें जो चेंजेज होंगे वो मीडियम के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा। जैसा मटेरियल उसकी वैल्यू हमें देखनी है और अभी उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन को पुट कर देंगे के लिए और के निकल जाएगा तो एफ भी निकल जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है, कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ बेसिकली एक डायरेक्शन की बात करता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप प्लस और माइनस या प्लस प्लस जो भी लिखते हैं तो एक लाइन होता है, उसी के बीच में फोर्सेस होते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इसको। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं बेसिक में, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में केवल आपको मैं इसका अप्लाई बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे जाएगा, वेक्टर क्या होता है इसका बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अप्लाई हम करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि ये है प्लस और ये भी है प्लस, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या है कि अब ये वाला लेट मी सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा ना, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1। और इधर करेंगे तो ये क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1/2। रिपेल करेगा तो ऐसे ही देगा ना एक दूसरे को इस तरह से। तो ये तो डायरेक्शन फॉर्म में दिखा रहे हैं। अगर आप यस सर। अगर आप डायरेक्शन दिखाते हो 2 से 1 की ओर, तो यहां पर पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे r, डिस्टेंस का। हम बता रहे हैं 2 से आ रहे हैं 1 की ओर जा रहे हैं, और इसको कैप बोलते हैं, कैप यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की जानकारी मैंने बेसिक वीडियो में दिया होगा। यूनिट वेक्टर जो होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है और वो डायरेक्शन दिखाने का काम आता है, सीधी सी बात है। तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए सीधा सीधी यहाँ पर देखिए, जैसे F12 लिखना है हमें ये तो पक्की बात है ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस होगा। ये वाला इस पे जितना लगा रहा है उतना ही तो इस पे लगेगा, और दोनों को जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं आप। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि नॉर्मली ये जो आप अभी ऊपर आपने लिखा कि Q1 Q2/r², ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि एक वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो इसके साथ में हमें यहाँ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन देखिए ये है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ले रहे हैं। अगर हम 2/1 के अकॉर्डिंग प्लस ले रहे हैं तो डायरेक्शन 1/2 कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तो पहले ही आपको बताया था, फिजिक्स में प्लस या माइनस ये दोनों के दोनों जो है डायरेक्शन को दिखाने के काम आते हैं, और ये दोनों ही एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस है। बस बात खत्म। बाकी क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, इसमें मुझे कोई टाइम नहीं देना है, सब जोड़ घटाव सब हो चुका है। ठीक है, अब आपको सीधा लेके चलते हैं यहाँ पे
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने सब तोड़ के सब बता रखा है, कैसे कोई वेक्टर टूटता है। ये एफ हो गया, ये इधर एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एक्स के लिए हम लोग आई कैप यूज चैप्टर से करते हैं। रिलेटेड है। हाँ, बाई के लिए हम लोग जे कैप यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करते हैं इसको, इसमें एंगल होता है इसका एवरीथिंग, ठीक है, उसका इशू नहीं है। हेड टेल टेल ये सब की चीजें यहाँ पर। क्या चीज? इसका बेसिक वीडियो एक ही पार्ट तो दिया है मैंने, सब बताया। बेसिक मैंने कहा अगर 10 बार भी देखना पड़े तो बेसिक देखो, क्योंकि बिना बेसिक काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा वो करने वाली चीज है कि जब आप दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात करते हैं तो इसके टेल टेल के बीच में बनना चाहिए एंगल। टेल हेड और हेड टेल के बीच में कभी नहीं बनना चाहिए। अपने फिंगर्स को देखो, एंगल बनाओगे तो आपका अगर आगे वाला टिप अगर हेड है, पीछे टेल है, तो टेल टेल के बीच में तो बनेगा। देखो, अगर यहाँ पर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो ये वाला एंगल बन ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको उठा के यहाँ डाल दो। अब देखो, ये देखो, इसका टेल इसका टेल मिल रहा है, अब यहाँ बनेगा, बस इतना ध्यान रखना। और बाकी फ्री बॉडी डायग्राम तो ऑलरेडी अब बनाना सीख चुके हैं FBD चैप्टर 3 में। कैसे? देखिए अगर ये पॉइंट ए है, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट हो गया। तो ये मान के चलते हैं पॉइंट ए है ये वाला, ये जो मैंने बनाया। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप दिखा सकते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो जैसे प्लस है, ये भी प्लस है, तो बी वाला इसे फोर्स लगाएगा ऐसे, तो बी वाले ने फोर्स लगाया ऐसे, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा। इस समय तो अब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको। और कलर चेंज कर देता हूँ, सी वाला जो लगाएगा वो लगाएगा ऐसे इसी लाइन में, तो इसने ऐसे लाएंगे तो ये लगा दिया सी वाला, ये लगा दिया FC, है ना, लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन दोनों ही वेक्टर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों को ऐड करना होगा। और मैंने ऐड करने के लिए बोला था कि आप क्या ले लो, एक्स वाई एक्सिस बना लो और उसको स्प्लिट कर दो। तो यहाँ एक एक्सिस ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करेंगे। तो रेड वाला पहले मैं करता हूँ। अगर रेड वाला मैं करूंगा तो एक इधर की ओर होगा और एक इधर की ओर होगा, ठीक है। एंगल अगर थीटा लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपको है, अगर ये वाला हो गया FB cos थीटा, अगर मैं यहाँ थीटा मानता हूँ तो लेट में सब मैं ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे, और अब सवाल में तो एक्चुअली में एंगल दिया रहता है। और ये हो गया FB sin थीटा, है ना, इस तरह से। ठीक वैसे ही जो है यहाँ पर ये भी स्प्लिट होगा, एक इधर होगा, अगर ये थीटा बोलते हैं तो ये FC cos थीटा, और इसी के ऊपर एक हो जाएगा FC sin थीटा। तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, वे दोनों की वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इससे हमें डायरेक्शन भी मिल जाता है और हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया FBD, जो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा बनाना है। 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, क्या फर्क पड़ता है। एक एक्सिस बनाइए, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना XY में काम कर लीजिए, बात ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम करके काम कीजिए, सब बताया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ है ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ acquires a charge Q is equal to plus 3.2 into 10 की पावर -17 कूलम। एक ग्लास का रॉड है, उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। वो चार्ज उसके ऊपर कैसे आ गया? अच्छा, प्लस का चार्ज आने का मतलब समझते हैं, इस पे प्लस आया मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन तो उस पे न्यूक्लियस में होता है ना, वो कहां से चेंज होगा? पॉसिबिलिटी है, लगता है आपको कि प्रोटॉन निकलेगा न्यूक्लियस से? नहीं सर, वो सारा काउंटिंग इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे होता है कि एक हो गया, ये हो गया, इस तरह से चाहता है। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन गया है तो उस हिसाब से बोलते थे। इससे प्लस आया मतलब इलेक्ट्रॉन गया, बट ये काफी डीप वाली बात होगी। तो हम ये बोलेंगे कि भाई उसको ग्लास रोड को सिल्क पे रगड़ा तो इस पे हो गया। तो लिखा है कि इज सिल्क क्लॉथ चार्ज, हाँ सिल्क क्लॉथ चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ? चार्ज लिया तो चार्ज हो गया। एंड व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ? सीधी सी बात है, क्या नेचर आपको लगता है?
इस पे अगर प्लस चार्ज आया है, सोचिए, तो सिल्क वाले ग्लास रॉड पे आया ना प्लस, तो सिल्क वाले का नेचर कैसा होगा, प्लस या माइनस? माइनस। सर माइनस। माइनस। माइनस, सीधी सी बात है, अपोजिट होगा उसका। बस ऐसे ही सवाल है इसका। देयर आर टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर। जब भी मेटालिक स्फीयर बोलेगा इस तरह से, स्फीयर टाइप का, इस तरह दो मेटालिक स्फीयर है। सो ए और बी, चार्ज ए इज गिवन प्लस क्यू, बोथ स्फीयर्स आर देन ब्रॉट इन कांटेक्ट, पहले टच में लाया और फिर दूर कर दिया। सो विल देयर बी एनी चार्ज ऑन बी, क्या बी पे कोई चार्ज होगा कांटेक्ट करके हटाने के बाद? So it shouldn't Yes, have sir. charge, no? हाँ होगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर सेम आइडेंटिकल है ना, दोनों आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर है, तो ये प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन से। अ चार्ज ऑब्जेक्ट है क्यू इज इक्वल टू दिस, ये चार्ज की वैल्यू दे दिया 4.8 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज आर देयर ऑन द ऑब्जेक्ट? तो फंडामेंटल चार्ज एन की वैल्यू ऐसे कितने हैं, ई जैसा, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है तो क्यू अपॉन ई कर देंगे। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि अगर एक एक रुपया 1 करोड़ लोगों से लिया जाए और 1 साल का टाइम ले लो आप इसके लिए, बन गए करोड़पति। 1 रुपया केवल लेना है, तो उसमें एवरेज जाता है ना, एवरेज जाता है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये सब ऐसे ही पैसे कमाती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसमें थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट होगा तो इनका करोड़ों कमाई जाता है। So what formula have you used in this? नहीं, यहाँ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि ये ई जैसे ऐसे कितने चार्ज हैं इसके पास, फंडामेंटल चार्ज हो गया ना ई, तो वो तो जितना वैल्यू दिया जाएगा, हमें इतना दिया गया, तो उसमें डिवाइड करके पता चलेगा ना ई से। Yeah, that I understood. But how will we get to know? Because in this, they have already given the formula for the E. But in the exam, it won't be given. हाँ, ई का फॉर्मूला सब दे दिया है, ब्रैकेट में दे दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्यू भी दे दिया है, बस एन पूछ रहा है, हाउ मेनी एन, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ये आइडिया जो है, सॉल्व कर लिया है ये। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इसी से ये सारी कंपनियां, सारी चीजें, काम इस पे चलता है, सारा इसमें जाता है, तो यही होता है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, क्या होता है? मकड़ी का जाला देखा आपने? मकड़ी का जाला, मकड़ी क्या करती है, अपने इर्द गिर्द ना जाल बनाती है ना, जाल बनाएगा पूरा, घर में खाली हो तो वैसे भी जाल बनाते हैं ये, ठीक है। तो अब ये जो जाल बनता है उसमें जो कीट पतंग या बाकी आते हैं उसमें फंस जाते हैं, जाली उसका ऐसा होता है, निकल नहीं पाते हैं, और बाकी फिर ये खाती है उन्हें आराम से। तो कहने का मतलब है कि चार्ज, जैसे चुंबक मैग्नेट है, आप कहीं रख दो तो उसका एक फील्ड बनता है, उस फील्ड के अंदर किसी भी लोहे के टुकड़े को ले जाओगे तो उस पर वो खींचना शुरू करेगा। अपना हर किसी का एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो, जिसमें जाने पर जो आप फील करोगे, उसको महसूस करोगे। अब जैसे कहीं आग लग रही है ना, तो आग लग रही है तो अब उसका भी एक फील्ड है कि इतनी दूरी नजदीक आएंगे तो आपको गर्माहट महसूस होनी शुरू हो जाएगी, जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि कोई चार्ज है, मान के चलिए, वो बीच में रख दिया आपने, तो उस चार्ज जो है उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, और उस चार्ज की वजह से बाकी के चार्जेस पर जो इफेक्ट होगा, बाकी के चार्जेस पर जो फील्ड एक्सपीरियंस होगा, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानेंगे। तो एक हो गया सोर्स चार्ज, एक हो गया टेस्ट चार्ज, सीधी सी बात है, जिसपे हम कैलकुलेशन करेंगे वही टेस्ट चार्ज हो गया।
क्योंकि जिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की बात हो कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है तो टेस्ट चार्ज हो गया, बगल वाला सोर्स हो जाएगा। तो अब इस चीज का नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, कोई हाई फाई नाम नहीं है। इलेक्ट्रिक मतलब हम चार्जेस के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो फील्ड जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, एक तरह का फोर्स है ये। बट ये कैसा फोर्स है? एक ऐसा फोर्स है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है। जैसे आप जब मार्केट में जाते हैं या किसी चीज का रेट बढ़ता है, लेट बी सपोज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पहले पेट्रोल का दाम था 80 रुपये, अब हो गया 100 रुपये। तो कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि 5 लीटर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, कहीं लिख रहा है 10 लीटर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया। हर जगह 1 लीटर पेट्रोल की ही बात होगी कि हर पर लीटर में इतना बढ़ा है। तो वैसे ही जब आप फील्ड की बात करेंगे तो वहां भी आपको जो है एक यूनिट की चाहिए। तो यूनिट के लिए बहुत जरूरी है डिवाइड करना। अगर 5 लीटर की बात करेगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 1 लीटर का आएगा आपको। तो यहाँ भी है कि हमें डिवाइड करना होगा। देखिए कोने में लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर में, देखिए फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है टेस्ट और सोर्स चार्ज का मतलब सिंपल सी बात, जिसके ऊपर आप सारा कैलकुलेशन कर रहे हो वो टेस्ट चार्ज, बाकी अगल बगल सोर्स चार्ज। मकड़े ही हो गया ना आपका, वो हो गया सोर्स जहां से जनरेट हो रहा है, और जिन जिन चीजों पर एक्सपीरियंस होगा वो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज भी बहुत सारा ज्यादा हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। आप वही समझो ना, ये मकड़ी का जाला समझ में आ रहा है आप लोग को टेस्ट और सोर्स के लिए? इससे सरल और क्या समझाऊं मैं? फिजिक्स को मैंने मकड़ी के जाले तक पहुंचा दिया। टेक्निकल वर्ड यूज करता तो प्रॉब्लम होता आपको। क्लियर है सबको टेस्ट और सोर्स चार्ज के बारे में? यस सर। ठीक है। खैर एनीवे, इसको ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फोर्स होता है, इसलिए जितना भी फोर्स लगता है अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया जाए किसी भी चार्ज गिवन चार्ज से, तो एक यूनिट का निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ कुछ पिक्चर मैंने बनाया है, किस चीज को डिनोट करता है? जैसे देखिए मान के चलिए ये बीच में टेस्ट चार्ज हो गया है ना, क्यू नॉट मान लिया। अब ये बेचारा यहाँ देखिए जितने चार्जेज होंगे सबकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा। ये Q1 है, Q1 की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, और डिपेंड करेगा कि Q1 इसके जैसा इसी का चार्ज है या फिर अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर एक जैसा चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो जितने चार्जेस सब उस पर लगाए, ठीक है। एक चार्ज के बारे में एक ऐसा है कि जैसे ये आपका प्लस है, तो प्लस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस तरीके का निकलता है, बाहर क्यों निकलता हुआ होता है, याद रखिएगा। और माइनस वाला का जो होता है वो अंदर की ओर होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको याद रखिएगा। बीच में अगर प्लस है तो चारों तरफ वो बाहर निकलता है, और माइनस का होता है तो सारा डायरेक्शन अंदर की ओर जाता है। तो ये अपना टेस्ट चार्ज देखिए यहाँ पर, देखिए सिंपल ले लिया यहाँ पर, ये Q हो गया सोर्स चार्ज, Q नॉट हो गया टेस्ट चार्ज, इसी के ऊपर निकलेगा E। फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, जिसमें F लगाना है। ये मैग्नीट्यूड K Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर Q नॉट, बीच का R स्क्वायर, और ये हो गया आपका डिस्टेंस इसके बीच में दिखाने के लिए R कैप यानी यूनिट वेक्टर। अब इसमें ऐसा है कि जैसे E हम निकालते हैं तो वापस हमें तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा ना, Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये Q नॉट को काट देगा। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है E का, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। E फोर्स ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, फोर्स ही है। एक Q हट जाएगा, क्योंकि भाई जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे या फिर उसको डिवाइड करोगे, हमें एक का निकालना है तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा।
तो बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल टू KQ/R²। प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिएगा, इसमें क्या है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर देखिए फिलहाल, कोई डाउट हो पर्सनल पूछ लीजिएगा, फाइल मुझसे ले लेना आप। तो E इज इक्वल टू ऐसे बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगा, इसको सबको आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तो सब में जो कॉमन निकलेगा आपको वो निकलेगा K और R², जिसको बाहर रख लिया जाएगा और Q की वैल्यू बदलती जाएगी, इसके लिए Q1 Q2 Q3 कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली हमने जो है वो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, फोर्स। वो जो मकड़ी के एरिया में जाते हैं तो वो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए इस तरह के सवाल पूछता है, कथा सवाल में Can you explain this again? Like I didn't understand anything. आपने मकड़ी के जाले वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? No, sir. कभी मकड़ी का जाला देखा है? Yeah, spider web, right? हाँ, हाँ, yes, क्या sir, करता देखा है, है. क्या करता है? It attracts the other insects. तो अगर ये मकड़ी है यहाँ पर, तो ये ट्रैप चारों तरफ बनाता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से बनाता है। तो ये जो मकड़ी हो गया, यही तो हो गया सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से कोई भी चीज प्रोड्यूस होता है, यही तो है प्रोड्यूस करने वाला सोर्स। अब यहाँ 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 जहां मर्जी चले जाओ, वो हो गया टेस्ट चार्ज, इसका आप टेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। ये आपको इजी एग्जांपल कोई मैंने प्राणी आपको दिया। फंस रहा है कि नहीं वो टेस्ट कर रहा है। तो इसका भी एरिया अगर यहाँ पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो आएगा ही नहीं, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हर फील्ड की अपनी कैपेसिटी होती है। अच्छा, ओके Yeah, now I understood. ओके। एक जादूगर भी होता है ना, तो उसका एक एरिया होता है, इस एरिया के बाहर कोई देखेगा तो उसको ओरिजिनलिटी दिखाई देती है, जो जादूगर जादू कर रहा होता जी सर। है ना, उसका भी एक एरिया बांध के रखता है, जिसके सब कुछ हाथ का भी खेल होता है। तो अपना चलता है। पहले मैं सुनता था कि एक जादूगर ऐसे आया था गांव में खेल दिखाने के लिए, तो अपने बेटा था 10 साल के, उसके साथ आया था वो। तो जैसे आप जादू पहले ओरिजिनल चलता था ना, तो उसमें उसने क्या किया ना, चैलेंज कर दिया उसने जादूगर ने चैलेंज कर दिया कि है कोई माइका लाल जो मतलब इस चीज को कुछ ऐसा बोल दिया था। तो वहां पर एक बूढ़ी थी, वो बहुत उसको उस चीज में था, सिद्धि प्राप्त कर रखी थी वो। तो उसने साड़ी पहन रखा था उसने, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो उसने ना अपने साड़ी को धीरे धीरे पाँव से ऊपर जैसे जैसे करते गई, हल्का हल्का, वो जादूगर ऊपर उड़ता चला गया, ऊपर उड़ता चला गया, बहुत ऊपर चला गया वो, बहुत ऊपर चला गया वो। उसके बाद वो परेशान हो गया, फिर उसने माफी भी मांगा। फिर धीरे 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 घुटना से थोड़ा नीचे तक ही साड़ी गया था, तभी वो उतना ऊपर चला गया था। फिर धीरे 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 जो है, फिर वो नीचे नीचे ऐसे करनी, तो धीरे धीरे वो नीचे आता गया ऐसे करके। वो पहले के जमाने की चीजें थी उस तरह का। तो हर जादूगर का भी एक अपना एक दायरा होता है। कई लोग बोलते हैं कि ऊपर छत पर से देख रहे हैं तो हमें वो ओरिजिनलिटी दिखाई दे रही है, पर वहां जो लोग खड़े हैं उसको वो कुछ और दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर भी सोर्स का मतलब है कि एक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस फील्ड की आप देखना है कितना है। तो डिस्टेंस आप बोलते हैं ना, तभी तो आप पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो फोर्स घटता जाता है, और एक टाइम के बाद तो जीरो भी हो ही जाएगा, बहुत कर दोगे तो हो जाता है। खैर इस पे आते हैं। जैसे ये पर ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ये चार तरह के चार्जेज हैं, बीच में एक चार्ज है। तो भाई इस चार्ज के ऊपर कैलकुलेशन कीजिए। तो देखो अगर बीच में प्लस वाला चार्ज है या माइनस है, कौन सा लिया बीच में, यहाँ पर पी वाला प्लस लिया माइनस लिया, प्लस ही है। तो देखिए कैसे होगा, ए वाला इसको इधर की ओर देगा, ए वाला इधर की ओर देगा, कलर चेंज कर देता हूं, बी वाला इधर की ओर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कलर चेंज कर देते हैं, और चलो येलो कर देते हैं। सी वाला इधर की ओर करेगा, और एक और कलर कर देते हैं, डी वाला इधर की ओर करेगा, ठीक है।
तो देखिए ये कैंसिल भी होगा। कैसे कैंसिल होगा हम आपको बताते हैं। सब इक्वल ही है तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा अगर इक्वल होगा तो, इस कंडीशन में अगर निकालेंगे तो डिपेंड करता है। तो अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशंस होगा, क्योंकि जहां भी इक्वल एंड अपोजिट होता है वहां पर वो कैंसिल हो जाता है। बाकी तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऐड करना जानते ही हैं। अगर नॉर्मल दो वेक्टर एक इधर इन दोनों को ऐड करना है तो इसका ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दोनों ये ऐड हो जाएगा जो एक डायरेक्शन में ऐड होना चाहिए। और इसके ऊपर कुछ सवाल यहाँ पर पूछा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछा कि दो चार्जेज हैं। एक देखिए, एक ये भी समझना है, माइक्रो बर्ड का मतलब होता है कि आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिली बोलेगा तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। तो ये बोल रहा है 16 माइक्रो कूलम और ये 9 माइक्रो कूलम सेपरेटेड, डिस्टेंस भी दे दिया मीटर में, मीटर ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एफ का निकालना है बाई Q1 ड्यू टू Q2 और डायरेक्शन नहीं बताना है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सॉल्यूशन शायद किया है क्या? हाँ किया हुआ है सॉल्यूशन इस तरीके से। सारा लिख दीजिए, इसका नॉर्मल जो फॉर्मेट है निकालो। बाकी डायरेक्शन की बात रही तो डायरेक्शन के लिए आप देख लेना किसके किधर की ओर जा रहा है। अगर आपको 2 पर निकालना है 1 के तो लिखोगे फोर्स ऑन 2 बाई 1, यहाँ सॉरी 1 यहाँ लिखोगे। 1 पे निकालना है तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे निकालते हो उस पर चार्जेज के ऊपर। यहाँ भी इस तरह के चार्जेस दिया है कि देयर आर 3 पॉइंट, मतलब जिसको वेक्टर आता है, बेसिक आता है, वो आराम से कर लेगा, कोई इशू यहाँ पर नहीं इस चीज को लेकर है। बाकी वीडियो में जो है डिटेल इसको बताया गया, उसी का स्क्रीनशॉट तो लिया है मैंने, ये वीडियो वाला ही है और अलग से थोड़ी ना है। ठीक है, सब वीडियो से लिया गया है, उसमें सब एक्सप्लेन किए हैं। आपको बैठ के सोल्व करना चाहिए इन चीजों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहां से थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है। यहाँ से डायपोल का जब मामला आता है तो डायपोल बेसिकली दो चार्जेस के बीच में डायपोल की बात करते हैं हम लोग। तो इतना ओवर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा, वैसे तो एक वीडियो में मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है आपको। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EFL लाइंस भी मैंने बताने की कोशिश किया कि देखिए आप दो चार्जेस लेते हैं, तो एक चार्ज यहाँ लिया प्लस एक माइनस, तो प्लस का नेचर आप जानते हैं कि ऐसे निकलेगा, प्लस से बाहर निकलता है और माइनस से अंदर आता है, एंट्री होता है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये दोनों प्लस प्लस हुआ, दोनों कट के निकलने की कोशिश करेगा। एक बर्ड है डायपोल, एक बर्ड है आपका टॉर्क। ठीक है, फ्लक्स के बारे में तो खैर नॉर्मल सा आप समझ जाएंगे, फ्लक्स कोई हार्ड चीज नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि तो थोड़ा हिंदी वीक है। कोई बात नहीं, आप जो बोलो उसमें आवाज ही कम आ रही थी। Acha. Okay, so I just wanted to ask you about the chapter that you've taught right now. It is very difficult to comprehend. Like I've already read this chapter, but a lot of things I can't understand. So when will I where will I get the detailed explanation of this chapter so that it's easier for me to remember things? Because today also I try to understand, like after the thing that you taught me, the source and the test, that I understood, but after that the dipole thing and everything I couldn't understand. So इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा था तो मेरी क्लासेस 2 महीने चली थी, 2 महीने 2.5 महीने चली थी, ऐसे 2-2.5 महीने चला था, और कम से कम इस पे 50 से 60 पेज भरा है, शायद उससे भी ज्यादा, 50-60 पेज का पूरा नोट्स है, उस पे काम हुआ है। बट ये नॉनसेंस है आपके लिए, नॉनसेंस है, क्योंकि उसमें इतना खिचड़ी कि दिमाग पक जाएगा। एक तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये है कि वहां पहुंचते पहुंचते नींद आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने वन शॉट वीडियो जानबूझ के बनाया था। मैं चाहता तो इसको कई सारे पार्ट्स में ला सकता था, पर स्टूडेंट्स को हार्ड ना लगे, इसलिए मैंने डेरिवेशन को स्किप कर दिया और बोला बस ये मेन इंपॉर्टेंट रखो आप, और ऐसे ऐसे खाली करो। आपको सवाल ये समझ में आना चाहिए और ये सोल्व होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ आपको नोट्स याद होना चाहिए थ्योरी लिखने के लिए, हो गया काम।
हाँ बट सवाल बनाने के लिए याद भी तो होना चाहिए। नहीं, वो तो प्रैक्टिस पे चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये तो बस एक पार्ट है जो आप देख रहे हो, सेकंड क्या तो आपका काम है। वो जब तक आप सोल्व करोगे नहीं, कम से कम आप 50-60 न्यूमेरिकल जब तक खुद से नहीं सोल्व करोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे, तो कहाँ से सोल्व हो जाएगा। Yeah, that's what, for that only you'll have to understand the concept first, no? मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, बाकी चीजें हो जाए, बट Yeah, बाकी that is चीजों के लिए fine. खुद करना पड़ेगा। So how much marks is including in this? इसका सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल है, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लिख लेना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है, एक टेस्ट की तरह बन जाएगा। खुद से फिर सेल्फ इसको बिना देखे, सब बंद करके बिना देखे फिर सोल्व करना है। जब तक सामने सॉल्यूशन होगा, जब तक सामने दिखेगा, तब तक हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। माय नेम इज़ मोहित और सर मुझे 80% बने इस बार, और फिजिक्स में मेरे आए 79, बायोलॉजी में 78%, ये आउट ऑफ 100 है। डेटा एंट्री में 70, इंग्लिश में 90 एंड हिंदी में 91 आया। बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट था सर, और जो नए बच्चे आने वाले हैं सर, उनके लिए वेलकम है सर, क्योंकि इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में सर और कोई तो पढ़ाता नहीं है। क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर है, जी, उनसे उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कोचिंग कराऊंगा 7500 में। सर उन्होंने लास्ट में जो पीडीएफ होते हैं वो मुझे भेज दिया, सिर्फ वो पीडीएफ से पढ़ रहा था मैं। लास्ट में वो मेरे को बोलता है 7500 लेने के बाद कि मेरे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो क्लासेस नहीं हो पाएंगे। लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी मना कर दिया। तो सर जो लेजिट पढ़ाते हैं वो तो सर आप ही है, और सर जो आप सीरियस टॉपिक को भी फनी वे में पढ़ा देते हैं, जो आपका एग्जाम्पल्स होता है सर, वो तो अलग ही है।